नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं नजरुल खान, एक बार फिर मैं आप लोगों के सामने। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं जो चीज़ आपको बताने जाता हूं या जब भी मैं वीडियो बनाता हूं तो कुछ ना कुछ आपके फायदे की चीज़ों को बताता हूं, आपको यूनाइट करने का प्रयास करता हूं। ये बताता हूं कि आप कितने अक्लमंद हैं और कितने मूर्ख हैं। अक्लमंद वो लोग हैं जो अभी किस चीज़ से शुरू करूँ मैं? धर्म से शुरू करूं, जाति से शुरू करूं, राजनीतिक पार्टियों से शुरू करूं, क्योंकि हम लोग उसी में बटे हुए हैं। मैं बीजेपी वाला, मैं कांग्रेस वाला, मैं फला पार्टी वाला, मैं फला पार्टी वाला। यहां से मन भरता है तो उसके बाद मैं मुस्लिम, मैं हिंदू, मैं सिख, मैं ईसाई। उससे भी अगर हमारा मन नहीं भरता है तो फिर मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं यादव, मैं कुर्मी, मैं लोकल, मैं बाहरी, ये बाहरी। ठीक है। इस समय जब ये सब बात करते हैं तो हमारी जो सोच होती है ना, बहुत अच्छे से काम करती है। हम लोग बहुत अच्छा सोच लेते हैं, अपने समाज की के लिए बड़ी 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 बातें करते हैं। लेकिन जब कोरोना काल में आपके समाज के बच्चे के नाम पे आपके समाज के लोगों को स्कूल में लूटा जा रहा था, अस्पतालों में जब आपके समाज के लोग इलाज के अभाव में मर रहे थे, तब आप कहाँ मर गए थे? तब आपका ये सामाजिक प्रेम कहाँ मर गया था? जो आज हम बात करते हैं, कई लोग बोलते हैं मुसलमानों पे कोई बात आएगी तो हम ये कर देंगे, कोई बोलता है हिंदू पे कोई बात आएगी तो हम ये कर देंगे। अबे जब हिंदू और मुसलमान अस्पतालों में मर रहे थे हरामखोर, तब तुम लोग क्या कर रहे थे बे? हैं? तब तुमको साले, मतलब तुम हरामी पने पे आ गए हो कि तुम अपने फायदे के लिए लोगों को उकसाओ, लोगों को भड़काओ। अबे उनको तब भड़काना तुम जब तुम उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी ले लो, जब उनके परिवार वालों की चिकित्सा की जिम्मेदारी ले लो, और उसके बाद तुम भड़काओ कि रोज हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाओ तुम। ठीक है। खाने को नहीं है ठीक से, सरकार अलग से प्रतिष्ठानों की, धंधों की मां बहन कर दी है, धंधे की ऐसी तैसी कर दी है। वो भी दिखा, भूपेश बघेल जी की कमाई बराबर है, भूपेश बघेल जी की विधायकों की, मंत्रियों की कमाई भी धड़ल्ले से बराबर चल रही है। मैं गिना दूंगा यहाँ के जितने भी भिलाई नगर के विधायक हो या जो भी यहाँ के विधायक उनके हैं, सब कितना पैसा कमा रहे हैं। ये सरकार बदलेगी तो आपको इनका ये जो गंदगी कर रही है पानी में ऊपर आएगा तो आपको पता चलेगा, क्योंकि यही काम होगा। और ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूं कि ये जो फिर राजनीतिक पार्टी की बात करें कि ये मेरी पार्टी है, ये मेरे पार्टी के लोग हैं, मेरे पार्टी के लोगों को कुछ हो जाएगा तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो जब तुम्हारे पार्टी के लोगों को अस्पतालों में और स्कूलों में लूटा जा रहा था, तब तुम कहां मर गए थे? कहां गया था तुम्हारा पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति जो प्रेम था, वो कहां चले गया था? तो ये सब हरामीपना और ढकोसलेबाजी आप लोग बंद करिए। ठीक है। और जो आम लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, आम पालक हैं, उन लोगों को ये चीज क्यों समझ में नहीं आती है? आते हैं 5 लोग, बोलेंगे मुस्लिम भाइयों के लिए हमको ये करना है। अबे तुम करे क्या हो? इनको दिखता है कि बांग्लादेश में हिंदू सताए जा रहे हैं, सीरिया में मुसलमान सताए जा रहे हैं, इनको सबको दिखता है। बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदू सताए जा रहे हैं, और सीरिया में, ईरान में या इराक में या अफगानिस्तान में मुसलमान काटे मारे जा रहे हैं, या बर्मा में मुसलमान काटे मारे जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? इनको सबको दिख रहा है, लेकिन ये अगल बगल में अपने मुसलमान या हिंदू भाइयों की को हर तरीके से साले खुद परेशान किए। मैं थोड़ा सा नेतागिरी में पावरफुल हूं, तो मैं मुसलमान हो या हिंदू हो, मैं अपना फायदा देखूंगा और अपने फायदे के लिए उसकी जमीन पे कब्जा कर लूंगा, उसको अंदर करवा दूंगा, उसके खिलाफ दुनिया भर के षड्यंत्र रच डालूंगा मैं। यही मैं अगर मतलब कोई हिंदू नेता हूं या मुस्लिम नेता हूं या मैं कुछ भी हूं, तब उस समय हमारी समाज के प्रति प्रेम की भावना होती है, वो कहां चले जाती है? तो ये सब चीज सिर्फ दिखावा है, ढकोसला है, और इसको हमारे हिंदुस्तानी लैंग्वेज में कहते हैं कि ये हरामीपना है। ठीक है। और ऐसे लोगों से आपको बचने की जरूरत है। जहां पर आपको लोग धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, समाज के नाम पे उकसाएं, तो उनसे सबसे पहले ये पूछिए कि अबे तू ये बता कि तू हमारे बच्चे का, हम तुम्हारे समाज के हैं ना, आज तेरे को बड़ी समाज की चिंता हो रही है, और जब मेरा बच्चा स्कूल में है, स्कूल में मेरे बच्चे के नाम से मुझे लूटा जा रहा था, तब तो तुझे चिंता नहीं हुई कि मैं उस समाज का व्यक्ति हूं। जब अस्पतालों में मेरे परिवार के लोग इलाज के अभाव में मर रहे थे, तब तुझे फिक्र नहीं हुई कि हमारे समाज का व्यक्ति मर रहा है। और आज हम लोग बड़े सामाजिक हो गए हैं, बहुत समाज की बात करते हैं। तो लोगों को जब उकसाना होता है तो उनको राजनीतिक पार्टियों के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे उकसाया जाता है। और ये वो लोग करते हैं जो पूरी तरीके से साधन संपन्न लोग हैं।
और करवाते उनसे हैं जो बेरोजगार हैं। आपको पता हो सरकारें क्यों चाहती हैं बेरोजगारी बढ़े? सरकारें इसलिए चाहती हैं कि बेरोजगारी बढ़े और लोग शिक्षित ना हो, ताकि लोग जो है अपना भला बुरा ना सोच पाए। शिक्षित नहीं रहेंगे तो नहीं सोच पाएंगे, और बेरोजगार रहेंगे तो उनको फिर वही हर जगह समोसा और बिरयानी खाने का मन करेगा, तो वो तो नहीं खा सकते क्योंकि वो बेरोजगार है, उनके पास पैसा नहीं है। तो ये राजनीतिक पार्टियों या ये इस तरीके के लोग जो होते हैं जो इनको उकसाते हैं, भड़काते हैं, ये बिरयानी खिला के समोसा खिलवा के इनसे कांड करवाते हैं। आप एक बात सिर्फ ये बताइए मुझे, जैसे मैं मुस्लिम समाज का हूं, जो लोग कई लोग बोलते हैं ना मैं मुस्लिम समाज का हूं, मैं हिंदू समाज का हूं, मैं सिख हूं, फिर ईसाई हूं, ये हो गया। उसके बाद फिर शुरू होता है कि मैंने अभी अभी आपको बताया था, फिर शुरू होता है ब्राह्मण समाज का हूं, क्षत्रिय मैं सबसे अच्छा हूं, और मैं राजपूत समाज का हूं, मैं कुर्मी हूं, मैं साहू हूं। हमारे भूपेश बघेल जी माननीय मुख्यमंत्री कुर्मी समाज से आते हैं, और जब कुर्मी समाज, इनको वोट की बात आती है, समाज की बात आती है, तो ये बोलेंगे कि देखो आपके कुर्मी समाज का व्यक्ति मुख्यमंत्री बन गया है। तो कुर्मी समाज के व्यक्ति के मुख्यमंत्री बनने से कुर्मी समाज को क्या घंटा फायदा हुआ है? क्या कुर्मी समाज के बच्चों की शिक्षा फ्री हो गई है, या कुर्मी समाज के समस्त जो समाज के लोग हैं उनका इलाज टोटल प्राइवेट हो या सरकारी हर जगह में भूपेश बघेल जी ने फ्री कर दिया? किया है क्या? साहू समाज की बात करें तो साहू समाज का इस प्रदेश का व्यक्ति, साहू समाज से जो व्यक्ति है वो गृह मंत्री के पद पर है, लेकिन उसने साहू समाज के लिए क्या किया है आप देख लीजिए। उन्हीं समाज की एक जिला अध्यक्ष थी तुलसी साहू, उसको इतनी सक्रिय महिला थी, वो नेत्री थी, उनको हटा दिया गया, 2 मिनट में हटा दिया गया। ये साहू समाज की औकात है, और वो व्यक्ति जो है जो अपने आप को गृह मंत्री कहता है। और दूसरी चीज, चलिए ये तो राजनीतिक बात हो गई, मैं बोलूंगा तो लोग कहेंगे कि ये हमारी पार्टी के खिलाफ बात कर रहा है, तो ठीक है भाई, हम पार्टी की बात नहीं करते हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि ताम्रध्वज साहू जी, आप ये बताइए कि आपने साहू समाज के कितने बच्चे की शिक्षा, मतलब कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों में कितने बच्चों की फीस को माफ करवाया साहू समाज के, या कितने लोगों का इलाज अपने पैसे से करवाया है, ये मुझे बता दीजिए। आप साहू समाज से हैं और साहू समाज ने आपको सपोर्ट किया है, और आप आज उसी समाज के दम पे गृह मंत्री के पद पे हैं। रविंद्र चौबे जी की बात करूंगा, वो ब्राह्मण समाज से हैं। क्या उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए उनके बच्चों की शिक्षा को माफ करवाया, फ्री करवाया, या कोरोना काल में उनकी फीस को माफ करवाया, या अस्पतालों में उनके लिए किया? मुस्लिम समाज से मोहम्मद अकबर है, मुस्लिम समाज से मोहम्मद अकबर है, दुर्ग जिले के प्रभारी हैं। फरीदनगर जो मुस्लिम क्षेत्र है, भिलाई का इकलौता एक मुस्लिम क्षेत्र है, उस क्षेत्र को भी उन्होंने 4 हिस्सों में बंटवा दिया कि कोई मुसलमान वहां से पार्षद भी न जीत पाए। अब आप इनकी कथनी और करनी समझिए, ये मुसलमान हैं, तो ये समाज के जो लोग जब इनके ऊपर बात आती है ना, तब ये समाज के लोगों को उकसाते हैं कि देखो तुम्हारे समाज के व्यक्ति को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, या तुम्हारे समाज के व्यक्ति का शोषण हो रहा है, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। और जब इनको आगे बढ़ने के लिए मौका मिलता है तो कहते हैं मैं समाज के दम पे थोड़ी बना हूं। तो समाज के बगैर घंटा तुम कुछ भी नहीं हो, तुम्हारी औकात नहीं है। मोहम्मद अकबर हो, उनको तुमको टिकट कांग्रेस पार्टी में सिर्फ मुस्लिम समाज के नाम पे मिलता है, नहीं तो तुम्हारे अलावा और भी बहुत सारे मुस्लिम हैं, लेकिन आपको जो टिकट मिलता है वो मुस्लिम समाज के नाम पे मिलता है, क्योंकि आप उनको देना है, और उनको वैसे व्यक्ति को देना है जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए। तो उसी तरह, लेकिन आपने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। मैं मुस्लिम समाज को, हर समाज को ये पूछना चाहता हूं कि आप जब आपके समाज का व्यक्ति, जैसे यादव समाज की बात करें, महापौर भी रहा है भिलाई का, और भिलाई नगर का विधायक भी है सरकार में, उनकी कमाई जो है, जो भिलाई नगर के विधायक हैं, उनकी कमाई में कोई कमी नहीं, उनकी कमाई में बहुत बढ़ोतरी हुई है, बहुत ज्यादा, कई गुना बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने यादव समाज के कितने बच्चे की शिक्षा को फ्री करवा दिया है, या यादव समाज से कितने बच्चे को स्कूलों में कोरोना काल में उनको जो फीस वसूली गई उस पर रोक लगाई है, या उनके अस्पतालों में उनका क्या बोलते हैं जो उनका इलाज का खर्चा था वो वहन किया है? बताइए, एक भी बताइए। लेकिन जब इनको टिकट नहीं दी जाएगी, या इनको राजनीतिक स्तर पे थोड़ा कमजोर करने की कोशिश की जाएगी, तो ये अपने समाज को भड़काते हैं कि देखो हमारे समाज के लोगों को ये पार्टी हजम नहीं कर पा रही है। लेकिन जब समाज को देने की बात आती है तो ये कहते हैं कि
हम समाज के दम पे नहीं हैं। हर व्यक्ति को यह सोचना पड़ेगा। हम इस मुहिम को, हम हर समाज के व्यक्ति को पूछेंगे कि आपका बच्चा, आपका परिवार आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपके समाज का वो नेता आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जिसने आपके लिए उस पद में आते ही साथ कुछ भी नहीं किया। ये आपसे पूछेंगे, पूरा छत्तीसगढ़ से पूछेंगे। और ये मैं यूपी में भी पूछना चाहता हूं, ये मैं बिहार में पूछना चाहता हूं, बंगाल में, हर जगह, महाराष्ट्र में, सब जगह, पूरे देश में पूछना चाहता हूं कि आपके समाज का नेता जो है आपके समाज के दम पे आगे तो बढ़ गया, लेकिन उसने आपके बच्चों की दो मौलिक चीजें हैं जो हमारे जीवन में जरूरत है। मतलब बच्चा जब मां की पेट में बच्चे का अंश पहुंचता है तब से उसको अस्पताल की आवश्यकता शुरू हो जाती है। और जैसे ही वो बाहर आता है, जब उसका जन्म होता है, तब उसके बाद धीरे फिर उसको अस्पताल की आवश्यकता पड़ती है। फिर बढ़ करते करते जब वो 3 साल का आता है तो फिर उसको अस्पताल और स्कूल दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो चीजें हैं, और ये हमारे मरने तक जारी रहती है, क्योंकि वो जो पढ़ाई का सिस्टम है, मैं, मेरे बाद मेरा बच्चा, मेरे बच्चे के बाद उसके बच्चा, फिर इलाज का जो सिस्टम है, मेरा इलाज, फिर मेरे बाद मेरे परिवार का, मेरे बच्चों का, उसके बाद उनके बच्चों का, यह सिस्टम कभी खत्म नहीं होगा। ये क्या होता है, ये सरकार जानती है। सरकार जानती है, क्योंकि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो सवाल करता है, और सरकार नहीं चाहती, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि लोग उससे सवाल करें। भूपेश बघेल जी दारू बिकवा रहे हैं, गांजा भी बिकवा दीजिए, सब बिकवा दीजिए आप, लेकिन जो शिक्षा हमारा मौलिक अधिकार है, ये जो आप जो गवर्नमेंट स्कूल खोल रहे हो ना, जितने भी सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम खोले हैं, उसमें आपका जो सबसे निम्न स्तर का जो राजनीतिक व्यक्ति होता है, पार्षद जो होता है, उसके बच्चे भी उस स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं। आप समझना कि वो जानते हैं कि आप सिर्फ दिखावा कर रहे हो। बहुत निम्न स्तर का स्कूल है, कौन नहीं तो आप अपने मंत्रियों और विधायकों के लिए कंपलसरी कर दो कि जो इंग्लिश मीडियम, चलो हिंदी मीडियम में नहीं पढ़ाना तो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल रहा है उसमें अपने बच्चों को पढ़ाइए। लेकिन आपको कोई मतलब नहीं है। कोरोना काल में आपने दुर्गा जी का, क्या बोलते हैं, दुर्गा जी विराजमान हुई, आपने कह दिया पंडालों में भीड़ नहीं लगेगी, लोगों ने फॉलो किया। आपने कह दिया विसर्जन में भीड़ नहीं होगी, आपने कह दिया, क्या बोलते हैं, रावण दहन होगा, दशहरा होगा, उसमें भीड़ नहीं होगी, आपने कह दिया मुसलमानों का जो जुलूस मोहम्मदी निकला उसमें भीड़ नहीं होगी, आपने सब तरीके से रुकवा दिया। लेकिन अभी आप राज्य उत्सव, और आपका कलेक्टर बोलता है बहुत ही भव्य स्तर से, भव्य तरीके से राज्य उत्सव मनाया जाएगा, तो उस समय कोरोना नहीं फैलेगा। आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं, उससे कोरोना नहीं फैल रहा है। सरकारी स्कूल में बच्चों को आपके लोग दबाव बना के, आपका शिक्षा अधिकारी और आपके अधिकारी जो हैं वो दबाव बनाकर बच्चों को स्कूल बुलवा रहे हैं, और वो बच्चे दबाव में स्कूल जा रहे हैं, उनको कोरोना नहीं हो रहा है। और अभी लगातार अभी कोरोना विस्फोट जो हुआ है दुर्ग में, रायपुर में, हर जगह, कहीं 14 लोग, कहीं 15 लोग, कहीं 16 लोग कोरोना जो पॉजिटिव हुए हैं, 2 लोगों की जान भी गई है। भूपेश बघेल जी, इतने कम लोगों की आप देखभाल नहीं कर पा रहे हैं। 16 लोग, 20 लोग, 200 लोग अगर कोरोना पॉजिटिव होते हैं, उसमें 2 लोग मर जाते हैं, तो आप सोचिए कितनी बड़ी नाकामयाबी है आपकी। कोरोना का इलाज नहीं है, कोरोना का इलाज सिर्फ यही है कि उसके बारे में हमको जागरूक होना है। और आप आज तक मतलब मोबाइल में फोन लगाने के पहले एक मैसेज चलता है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है, कोरोना खत्म नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि कोरोना महामारी में कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा। आपके छत्तीसगढ़ में स्कूलों ने फीस बढ़ा दी। आप तो भूपेश बघेल जी, आपकी सरकार शिक्षा माफियाओं की दलाली कर रही है, चिकित्सा माफियाओं की दलाली कर रही है। तो इसको दलाल सरकार का नाम दे दिया जाए, इसको दलाल सरकार घोषित कर दिया जाए। वो कैसे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। कोरोना काल में आपने हमारे प्रतिष्ठानों को बंद करा के हमारे व्यापार की वाट लगा दी। उसके बाद आप कहते हैं स्कूलों ने जो फीस वसूली शुरू करी है, उस पर भी आपने नकेल नहीं कसाई कि अगर स्कूल जो है बच्चों को, पेरेंट्स को बोलता है मोबाइल खरीदो, 2 बच्चे हैं तो 2 मोबाइल खरीदो, ऑनलाइन पढ़ा रहा है, पेरेंट्स के ऊपर में एक्स्ट्रा बोझ डाला, लेकिन फीस ऑफलाइन की वसूली गई। लेकिन सरकार का कोई विधायक और कोई भी मंत्री इसके विरोध में खड़ा नहीं हुआ। अब समझना, पैरासीटामोल जैसी दवाई दे दे के अस्पतालों में 4-4 लाख रुपए का बिल बनाया गया है, 10-10 लाख रुपए का बिल बनाया गया है जी।
समस्त पालकों से निवेदन है, स्कूलों को फीस देना बंद करें। याद रखिएगा, अगर आप मुस्लिम समाज के हैं, ब्राह्मण समाज के, हिंदू समाज से हैं, सिख समाज से हैं, जिस भी समाज से ताल्लुक रखते हैं, अपने समाज को चाहते हैं, और समाज छोड़ दीजिए, समाज को कोई नहीं चाहता, आप सिर्फ अपने परिवार को देखिए। अगर आप अपने परिवार को चाहते हैं, अपने परिवार के लोगों को चाहते हैं, तो हर आने वाले नेता को सिर्फ एक चीज बोलिएगा कि हमारे बच्चे की शिक्षा की सारी जिम्मेदारी ले, चिकित्सा की सारी जिम्मेदारी हमारे परिवार की ले, और बदले में हमसे वोट ले। आप अकेले बोलोगे उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके एरिया के, आपके मोहल्ले के 100 लोग भी बोलेंगे तो उसके जमीन, उसके पैर के नीचे से जमीन सरक जाएगी, उसको समझ में आने लगेगा उसकी कुर्सी सरक रही है। और ये याद रखना, कोई भी विधायक, कोई भी पार्टी, कोई भी नेता से पहले आपके परिवार और आपका बच्चा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और ये होना भी चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपने बच्चों को अभी स्कूल बिल्कुल भी मत भेजिए जब तक कि सरकार जो है कोरोना के लिए, अगर कहीं कोई बच्चा कोरोना संक्रमित होता है तो उसके लिए जिम्मेदारी तय नहीं कर देती, क्योंकि जैसे ही आपका बच्चा कोरोना संक्रमित होगा, अस्पताल जाएगा, वहां पर अस्पतालों में वो आपके बच्चे के नाम पे, इलाज के नाम पे लूट शुरू हो जाएगी, और वो पैसा आपको देना पड़ेगा मजबूरी में, जिस तरीके से स्कूल में अभी आपसे लूट की जा रही है। और सरकार का पूरा जो तंत्र है वो किसी भी तरह से खामोश बैठा हुआ है, शिक्षा माफियाओं की दलाली कर रहा है। अपने बच्चों को स्कूल मत भेजिए अभी फिलहाल, जब तक सरकार जिम्मेदारी तय नहीं करती है। और दूसरा है कि आप स्कूलों को फीस मत दीजिए, स्कूलों से हमको आर पार की लड़ाई। मैंने आपको बोला, आपका विधायक, आपके मंत्री की वो औकात नहीं है, उन्होंने आपको वोट दिया है, मैं आपका वोट नहीं दिया हूं, मैं आपका सिर्फ सपोर्ट मांगता हूं। अगर आप मुझे साथ देंगे तो कोई भी स्कूल पूरे छत्तीसगढ़ का किसी भी पालक से 1 रुपए फीस नहीं ले सकता। ये नजरुल खान पालक संघ का अध्यक्ष होने के नाते मैं आपसे वादा करता हूं, लेकिन आपको मेरा सपोर्ट, आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। याद रखना, आप इस देश के नागरिक हैं, और हमने अभी अपने देश के लोगों को कुछ भी नहीं दिया है। और सबसे पहले हम अपने परिवार के लोगों की शिक्षा और चिकित्सा की बात करेंगे, और जब हर परिवार के लोगों की शिक्षा और चिकित्सा फ्री हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी उनको कि हमको फ्री करवाना ही है, तो याद रखना तब पूरे देश की शिक्षा फ्री हो जाएगी। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि स्कूलों को फीस न दें। स्कूलों की फीस अवैध है, इनकी विभागीय ऑडिट की मांग पालक संघ के द्वारा बार बार की जाती है, और जानबूझ के इनकी विभागीय ऑडिट नहीं की जाती, क्योंकि विभागीय ऑडिट होगी तो इन शिक्षा माफियाओं की चड्डी का भी पैसा पूछा जाएगा कि तो आपने जो अंडरवियर और बनियान खरीदी है वो पैसा कहां से आया है। ये होता है विभागीय ऑडिट जो नहीं करवाया जा रहा है। याद रखिएगा, आपसे निवेदन है कि अपने वोट को अपने बच्चों के शिक्षा के लिए और अपने परिवार की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए बचा कर रखें। और इस बार वोट शिक्षा फ्री नहीं, चिकित्सा फ्री नहीं, तो वोट भी फ्री नहीं। ये शिक्षा बेचेंगे, चिकित्सा बेचेंगे, आप वोट बेचेंगे। और ईमानदारी से वोट देना है तो शिक्षा फ्री और चिकित्सा फ्री का शपथ पत्र लेने के बाद ही व्यक्ति को वोट देना। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।